हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 11 की फिजिक्स की डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो क्लास 11 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। हम सबसे पहले उस फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, उसमें फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से चलते हैं और पीछे से चलते हुए चीजों को कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइंस, यानी कि विज्ञान। विज्ञान क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विज्ञान के कितने टाइप्स होते हैं, किन किन टाइप्स में से कैटेगराइज किया गया है, और फिर आगे हम फर्दर इसको पढ़ते जाएंगे। देखिएगा, जो हम लोगों ने अभी तक साइंस पढ़ी है, साइंस का अगर हम लोग जनरल बेस में सोचें, अगर हम उस पे हम इस बात पर नहीं जाते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द थिंग्स, हम सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए हम जनरल से पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पर आप जितना ज्यादा आप इस तरीके से पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइंस। साइंस क्या होता है, साइंस के बारे में हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। देखिएगा, साइंस मतलब क्या है, किसी भी नई आइडिया, किसी भी नई थिंग्स, नए चीज का नए इन्वेंशन करने के लिए जो हमारे पास थॉट्स आते हैं वो क्या है, दैट इज अ साइंस। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे कि एक समय था जब भाप का इंजन था, तब किसी ने सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक इंजन होगा, तो आज है। लेकिन वो किस कारणवश पॉसिबल हुआ, साइंस के कारण, कि लोगों ने लगातार अपने अथक प्रयासों से उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, जिसके कारण क्या हुआ, और आज हम ये इलेक्ट्रिक जो इंजन है उसको कॉमनली देखते हैं, कॉमनली उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब जो भी हमारे आसपास हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब जो है, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हमारे पास घटित हो रहा है, जो भी किसी भी कारण से घटना हो रही है, वो सब क्या है, दैट इज साइंस। देखिएगा, इसमें जो है इसको तीन पार्ट्स में आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जो कि 11th में आते आते आपको पता चल जाता है। पहला इसमें आता है दैट इज फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायो। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में देखेंगे फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे आसपास जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे जो कारण है, उन कारणों का जो अध्ययन करते हैं वो क्या किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। जैसे कि अगर हमारे आसपास बहुत सारी नेचर एंड मैनिफेस्टेशन और बहुत सारी इस तरीके की जो घटनाएं होती रहती हैं, जो कि बेसिक लॉज ऑफ होते हैं, जैसे मोशन होता है, फ्रिक्शन होता है, ये सब चीजें जो हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं, इनका जो हम स्टडी करते हैं, ये फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगर हमारे आसपास जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें केमिकल्स है, रिएक्शंस है, इस टाइप की चीजें आती हैं, तो वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। अगर हम उसमें नेचर के या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड थिंग्स पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बायो में आ जाता है, बायो का पार्ट हो जाता है। जैसे कि बायो का पार्ट, ब्रीफली जो बायो का पार्ट होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक होता है जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी में हम लोग पूरा जो है ये सब जो चीजें हैं जो कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हैं, उन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिएगा, जो इसमें हमारे पास है दैट इज जो ये हमारे पास है जो फिजिक्स है। तो अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज द फिजिक्स। हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फिजिक्स एक्चुअल में है क्या, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। जो भी हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, जो फिजिकल घटनाएं होती हैं, फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, जैसे कि फ्रिक्शन होना है, फोर्स का लगना है, तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, इनके पीछे जो हमारे लॉज होते हैं, इनका जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, दैट इज फिजिक्स के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करते हैं।
देखिएगा इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स एक, ये जो है, जो टर्म आया है दैट इज फिजिक्स, ये एक ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर। इसका मीनिंग होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि प्रकृति में जो भी चीजें हो रही हैं, यानी कि हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, नेचर है, उसमें जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में इसमें स्टडी होती है। देखिएगा इसका जो संस्कृत वर्ड से भी इसका एक नाम है दैट इज भौतिकी। संस्कृत वर्ड में से एक नाम इसका लिया गया है जिसे हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में फिजिक्स को कहते हैं दैट इज भौतिक विज्ञान। तो ये वर्ड जो इसका भौतिकी है, ये संस्कृत के वर्ड भौतिक से आया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, इसके अंतर्गत जो हमारे आसपास नेचर में होने वाली घटनाएं हैं, लॉस जो ऑफ मोशन है या जो भी फ्रिक्शन है, उनके सभी चीजों का अध्ययन हम करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ठीक है, हमने कहा कि ठीक है, हम इन चीजों का, इन जो हमारे आसपास की थिंग्स हैं, हम उनका इसमें पूरा ब्रीफली इसमें नॉलेज हम गेन करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में एक पॉइंट आता है कि एक्चुअल में जो पॉइंट, ये जो चीजें हैं, जो फिजिक्स है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको हमने इंट्रोड्यूस किया। ये अगर फिजिक्स कहीं इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे कि अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, जैसे कि आज कोई नया लेटेस्ट मोबाइल आया, उसमें कोई नया लेटेस्ट फीचर आया, तो उस फीचर की जरूरत क्यों है, क्यों वो फीचर लाया गया है, उससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान है उसके। तो ये सब चीजें जो है, तो यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पर जब ये जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए इसके जो क्या फायदे हैं, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। देखिएगा फिजिक्स में जो हम लोगों ने इसका बेसिक थिंग पढ़ी, उसमें क्या है कि नेचर में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हम लोग की जानकारी करने के लिए इसके हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर क्या था कि जब हमारे पास नेचर था, एक पुराने समय में हमारे आसपास घटनाएं तो हो रही थी, लेकिन हमें उनको घटनाएं क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और उनका क्या समाधान है, उनसे बचने की क्या स्थिति होती है, कैसे उनसे क्या प्रोसेस करना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं था। जैसे कि आज के हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा जैसे हम लोग आज अगर साइंस में बात करें, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं या जो भी भू वैज्ञानिक है, यानी कि जो कि हम लोगों को अर्थक्वेक है इनके बारे में जानकारी देते हैं, मौसम जो कैसा मौसम रहेगा, कब बारिश होने वाली है, उसकी पूर्व चेतावनी देते हैं। या इस तरीके से उससे क्या होता है कि कई बार जो चीजें घटना होने वाली है उसके लिए हम पहले से ही प्रिकॉशन ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि जो हमारे नेचर में घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनके पीछे कारण क्या है। जब भी कोई भी घटना होती है तो हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तो उस घटना के पीछे का जो कारण है उसको जानने के लिए और उसका ब्रीफली माइक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल, दोनों ही लेवल पर इसका स्टडी करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये इसका एक पॉइंट है। अब देखिएगा जो हमने यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, हमने एक टर्म बोला दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। अब यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो लेवल क्या होता है, तो इसका देखिएगा सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज द स्कोप ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिक्स। देखिएगा जो फिजिक्स है उसकी एग्जिस्टेंस जो है हमारे आसपास, उसके स्कोप क्या है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा जानकारी करते हैं। देखिएगा इसमें जो हम लोगों ने दो टर्म बोले हैं, पहला टर्म है माइक्रोस्कोप, जो कि माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिएगा माइक्रोस्कोपिक डोमेन, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक
डोमेन, और तीसरा है यहाँ पर दैट इज मेसोस्कोपिक डोमेन। अब देखिएगा ये माइक्रोस्कोपिक और ये जो माइक्रो, मैक्रो और मेसोस्कोपिक क्या होते हैं। देखिएगा जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन होते हैं, इनमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स द फिनोमिना एट द लेबोरेटरी। ये जो लेबोरेटरी की फिनोमिना होती है या टेक्सटाइल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स जो होते हैं, इनकी जो फिनोमिना, इनकी जो हम स्टडी करते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। देखिएगा, और दूसरा क्या होता है, अब ये जो है ये किसके अंतर्गत आता है, जो हम लोगों ने माइक्रो का अभी पढ़ा, जो इट इंक्लूड्स द फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, टेक्सटाइल्स एंड द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स, ये हमारा जो है ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहलाता है। तो देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रो मीन्स क्या होता है, यानी कि बहुत ही छोटा। माइक्रो जैसे कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जनरली बहुत सुना होगा माइक्रोस्कोपिक चिप आती है, यानी माइक्रोस्कोपिक चिप का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी होती है। तो यानी कि ऐसी चीजें जो कि बहुत छोटी हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं किसमें, दैट इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब देखिएगा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, इसका हम थोड़ा सा इसको हम और भी इसको इलेबरेट कर देते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि इसमें जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन होता है, इट इंक्लूड्स, इसमें एटॉमिक मॉलिक्यूलर है, न्यूक्लियर फिनोमिनाज है, इन सब का जो है इसके अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, हमने पहले से दो चीजों की बात की, अभी हम दो ही चीजों को आगे लेकर चलते हैं। जब दो चीजों शुरुआत में जब हमने बात की, तो क्या हुआ कि जब शुरुआत में हमारे जो चीजें हुई, तो हमारे पास दो ही डोमेन्स थे। उस समय दो ही डोमेन्स पर अध्ययन किया जाता था, एक था माइक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरा था मैक्रोस्कोपिक डोमेन। जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन का मतलब क्या था कि उसमें जो बहुत ही माइक्रो मीन्स होता है, हिंदी में से कहते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन्स कि जो ऐसी चीजें जो बहुत ही छोटी होती हैं, जैसे कीटाणु है, विषाणु है, आइटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता था वो इसमें आ जाता था, दैट इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। फिर दूसरा मैक्रोस्कोपिक था, इसमें जो बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत दूरी पर हैं, इसमें उन चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, इनके। तब एक बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या आई कि भैया हमने बहुत बड़ी चीज को भी पढ़ लिया, उसके बारे में भी जानकारी कर ली, बहुत छोटी चीज, लेकिन क्या दोनों ही चीज दो के अलावा कुछ नहीं है, इनके बीच में भी एक रेंज बनती है जिसमें कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो कि उस बड़े लेवल से तो छोटी है लेकिन छोटे लेवल से बड़ी है। तो यानी कि वो इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती हैं, तो इन दोनों की रेंज के बाहर है। तो इसलिए एक और चीज वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की, दैट इज मेसोस्कोपिक डोमेन। देखिएगा, मेसोस्कोपिक डोमेन में क्या होता है, इन दिस डोमेन द साइंटिस्ट डील विद, इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैं बोलता जाऊंगा। इन दिस डोमेन साइंटिस्ट डील्स विद a few tens or hundreds of items, यानी कि इसमें जो है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो few times of tens या hundreds items जो होते हैं, उनका इसके अंदर अध्ययन करते हैं। has engaged as on existing field of research, ये जो हमारी जो एग्जिस्टिंग फील्ड है रिसर्च की, उसमें इसको इंक्लूड किया गया। इसमें यानी कि सीधी सीधी अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि जो उसकी इंटरमीडिएट स्टेट थी, जो माइक्रो से बड़ी थी और मैक्रो से, इसका अध्ययन करने के लिए इसके बीच की जो पोजीशन थी, उसका अध्ययन इस मेसोस्कोपिक डोमेन में किया जाता है। अब इसके बाद जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है,
इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स वो होती है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उन चीजों को पढ़ते हैं। दैट इज क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत इसको क्लासिफाइड किया गया है। इट इज द स्टडी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। ये क्या है? इट इज, अगर आप लोग इसको डेफिनेशन के वाइज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दैट इज क्लासिकल फिजिक्स इज इक्वल। आप इसके डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहें नॉलेज के लिए या पॉइंट नोट्स के लिए तो आप लिख सकते हैं दैट इज इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। जो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना की जो स्टडी होती है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट लाइक जो है इसमें जो आगे हम लोग उन सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो कि विषय दिए गए हैं, उन विषयों का इसके अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। देखिएगा यहाँ पर माइक्रो और माइक्रो दोनों में, माइक्रो एंड मैक्रो में बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है। यहाँ पर एक्चुअल में जो हम बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो है आप खास कर ध्यान दें कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं दैट इज मैक्रो लेवल है या मैक्रोस्कोपिक है, यानी कि MACROSCOPIC, ये मैक्रोस्कोपिक होता है जहां पर हम बड़ी चीज का अध्ययन करते हैं। और MICROSCOPIC दैट इज माइक्रोस्कोपिक, जहां पर हम सूक्ष्म चीजों की बात करते हैं, छोटी चीजों की बात करते हैं। तो ये मैक्रो लेवल की यहाँ फिनोमिना शो करता है। देखिएगा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला है मैकेनिक्स। अब देखिएगा जो मैकेनिक्स है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा मैकेनिक्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। मैकेनिक्स में जो भी फिजिक्स के हमारी चीजें हैं, फिजिक्स की जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब इंक्लूड होती है। देखिए मैकेनिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, कुछ एग्जाम्पल से जैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि इसके अंतर्गत हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स के मोशन के लॉ है, ग्रेविटेशन है, फ्रिक्शन है, फोर्स के लॉ है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। इन सब चीजों की जो भी हमारी कंप्लीट स्टडी होती है वो किसमें होती है, वो मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे रिजिड है, डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं या जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, इन सब चीजों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या होता है, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो चीजें होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक की फिनोमिना है, उस फिनोमिना को जहां पर हम डिस्कस करते हैं, जहां पर उसकी हम स्टडी करते हैं, वहां पर ये क्या होता है, वो क्या कहलाता है, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाती है। देखिएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम जो बात करेंगे उसको, जो हम लोग इसमें अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको ब्रीफली बात करेंगे, तो वहां पर जो इसमें बात होगी वो दो बेसिस पे होगी। एक तो जो पहला इसका बेस होगा दैट इज चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज, कि मैग्नेटिक बॉडीज और चार्ज पर इसकी बात होगी। देखिएगा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत सा पढ़ा हुआ है छोटे क्लासेस में, और हम लोग थर्मोडायनामिक्स को पहले भी जानते हैं। क्या होता है थर्मोडायनामिक्स? यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का मतलब है इट डील्स विद द सिस्टम इन माइक्रो इक्विलिब्रियम, जो ऐसे सिस्टम जो माइक्रो इक्विलिब्रियम की फिनोमिना, जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल्स लेते हैं इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है, जैसे कि हम लोग ने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, वहां पर हीट की बात, जहां पर भी हीट, एनर्जी, इस प्रकार की चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर हम सिंपल बेस में, अगर इसको हम डेफिनेशन पे अभी जाएंगे, डेफिनेशन भी पूरा हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर हम सिंपल बेस में इसको समझे तो समझने का क्या है कि जहां पर भी हीट और एनर्जी, जहां पर हीट और एनर्जी के थिंग्स जो टर्म्स है इंक्लूड हो जाएंगे, वो जो स्टडी होगी वो थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत होगी।
तो इसको जो अगर हम ब्रीफली देखना चाहें तो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इट डील्स विद द सिस्टम्स इन द माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड इज कंसर्न्ड विद चेंजेस इन internal energy, temperature, entropy, etc. of the system through external work and the transfer of heat, full stop, the efficiency of heat engine and the refrigerator, etc. देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि हीट, और जैसा कि हम लोगों ने बात की हीट, और यहाँ पर दूसरा एनर्जी की बात है, यानी कि ऐसी चीजें इंक्लूड हो जाए जहां पर हीट, या तो हीट दी जा रही है या हीट निकाली जा रही है, या तो हीट को कंजर्व किया जा रहा है, ऐसी यहाँ पर फिनोमिना होगी जहां पर इस तरीके की चीजें होंगी उसकी। अब जैसे कि देखिएगा, पहले तो हम लोगों ने पहला टर्म बात की कि हीट को निकालना, हीट कहाँ से निकाली जाती है, जैसे कि अब देखिएगा हम लोग एक जनरल एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेटर का, यानी कि जिसको हिंदी में सिंपल भाषा में हम लोग घर के भाषा में कहते हैं फ्रिज। फ्रिज कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी फिनोमिना क्या है, हमारा जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो उसमें जो उसका टेम्परेचर उस सराउंडिंग के, देखिएगा जो टेम्परेचर का जो हीट का होता है, हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है, हीट ऑलवेज फ्लोज थ्रू द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इवन व्हेन, तब तक वो फ्लो होती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए, दोनों ही जो बॉडीज है वो टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए। अगर इस फिनोमिना पर हीट वर्क करती है या एनर्जी वर्क करती है तो वो फिर फ्रिज का टेम्परेचर इतना कम कैसे रहता है, तो वहां पर जो कंप्रेशर होता है वो जो हीट एनर्जी है, वहां पर जो हीट है उसको निकालता है वहां, तो वहां पर जो है एक टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसी प्रकार से जो हमने देखा है जिसे हम लोग एयर कंडीशनर कहते हैं, दैट इज एसी। एसी में भी यही इसी तरीके का कंप्रेशर लगा होता है जो कि हमारे रूम की जो हीट होती है उसको बाहर निकालता है, यानी कि रूम को कूलिंग करता है। तो यहाँ पर जो है हीट को निकाला जा रहा है, तो ये इस फिनोमिना में है। हीट को जैसे कि कहीं पर हम किसी भी प्रोसेस को करने के लिए हीट को दे रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर भी ये थर्मोडायनेमिक्स आ गया। अगर हम, या जैसे कि कहीं पर इफिशियंसी ऑफ हीट, हम जैसे कि अगर हमने किसी भी, जैसे आजकल गर्म वाली बॉटल्स आती हैं, उनमें हमने वहां पर कोई चीज रखी है गर्म, और उसमें वो कितने घंटे तक गर्म रहती है, जो उसका कंप्लीट स्टडी, यानी कि ये एक एग्जांपल है इस टाइप की चीजें को, जो कंप्लीट एफिशिएंसी की, जो उसकी कितनी एफिशिएंट है, कि उस एफिशिएंसी की जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज ऑल्सो थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा। अब देखिए सीधा सा मतलब हमें क्या समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स में हर एक चीज जिसमें इफिशियंसी ऑफ, जैसे कि अब इफिशियंसी आ गई, अब इसमें और भी चीज इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती। कहने का मतलब का क्या है कि इन शॉर्ट जहां पर हीट और एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी वहां पर थर्मोडायनामिक्स की होगी। अब नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की फिनोमिना क्यों होती है, यहाँ पर भी हम लाइट की बात करते हैं, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि लाइक टेलीस्कोप होता है या माइक्रोस्कोप होता है, इन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट की जो हम अध्ययन करते हैं, तो लाइट की और जो माइक्रोस्कोप जो या टेलीस्कोप, ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं इस प्रकार के, इनकी जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में आता है, दैट इज ऑप्टिक्स में आता है। तो अब इसके बाद ऑप्टिक्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज क्वांटम थ्योरी। अब हम लोग क्वांटम थ्योरी क्या पढ़ते हैं, क्वांटम थ्योरी क्या होता है, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इसको क्वांटम थ्योरी। पॉइंट वाइज इसको आप नोट करते जाइए और धीरे धीरे इसको समझते जाइए। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का इसमें डाउट होता है तो आप अगर मैसेज में लिख के बताइए, हम उस डाउट को आपको क्लियर करेंगे।
नेक्स्ट है दैट इज क्वांटम थ्योरी। देखिएगा क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं क्वांटम थ्योरी क्या होती है। अब देखिएगा इट इज द फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक phenomena. A classical physics cannot explain the phenomena at microscopic level. देखिएगा इसमें हम क्वांटम थ्योरीज में उन फिनोमिनास को हम डिस्कस करते हैं जिसमें क्वांटम थ्योरी माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनास को डिस्कस करते हैं, जिसको क्वांटम थ्योरी के जो फिनोमिना है वो डिस्कस नहीं कर पाती है। देखिएगा इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। जो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करने का जो फ्रेम है, इसमें माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करते हैं एज क्लासिकल फिजिक्स के तौर पे कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता फिनोमिना एट माइक्रोस्कोप लेवल, जिसको माइक्रोस्कोप लेवल पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ऐसे फिनोमिना को। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिएगा तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। देखिएगा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये तीनों ही टर्म एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड हैं। अगर फिजिक्स है तो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी है तो सोसाइटी भी है। देखिएगा फिजिक्स, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड है दैट इज सोसाइटी। अब देखिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम इसको डिस्कस करते हैं दैट इज फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड द सोसाइटी। देखिएगा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इज अ वेरी क्लोज को रिलेटेड रिलेटिव्स। समझ लीजिए कि एक दूसरे से जुड़े हुए, ये बहुत ही क्लोज जुड़े हुए एक दूसरे से हैं, तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अगर फिजिक्स है तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है तो सोसाइटी है। देखिएगा यहाँ पर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, जैसे कि बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए। 1818 में रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उस पे इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। वहां पर देखिएगा यहाँ पर जैसे कि हम लोग अपने जनरल एग्जांपल्स में देखते हैं कि जैसे आज से कुछ समय पहले, अगर हम लोग ज्यादा पीछे ना जाते हुए हम लोग अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, दैट इज नियर अबाउट 2004 एंड 5। जब हम 2004 एंड 5 में थे तो शायद ही हमने किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, और बहुत ही जल्द एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर में, हर व्यक्ति के हाथ में, लगभग हर पर्सन के हाथ में, तो भारत की जनसंख्या से ज्यादा भारत में फोन होंगे, मोबाइल्स होंगे। ऐसा नहीं सोचा गया था, लेकिन आज है। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी ने हमें क्या दिया, हमारी सोसाइटी को क्या दिया, एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक सिस्टम दिया, जिसके कारण आज हम वायरलेस यानी कि बिना तार वाले सिस्टम से, दो प्रकार के सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, वायरलेस, एक वायर्ड सर्विस। जैसे कि डिश जो हमारे यहाँ आती है, हम लोग के पास आती है, जो कि हम लोग केबल ऑपरेटर से लेते हैं, वो वायर्ड सर्विस होती है क्योंकि उसमें तार होता है, और जिसमें तार नहीं होता दैट इज अनवायर्ड सर्विस। तो ये अनवायर्ड सर्विस जो होती है, वायरलेस सर्विस जिसे कहते हैं, ये हमें प्रोवाइड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुई, जिसके पीछे साइंस और फिजिक्स के लॉस लगे हुए हैं, फिजिक्स के लॉस कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का रिलेशन हुआ, जिसके कारण सोसाइटी में एक चेंज आया। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर कुछ समय पहले हम देखें तो हमारे जो बैंक्स थे, डाकघर थे, इनमें जो कार्य होते थे वो कैसे होते थे, कागज पे होते थे। अब हमें क्या प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि भैया हमें पता चला मैं रहता कहीं हूँ,
मैं मान लिया रहता कोलकाता में हूँ और मुझे दिल्ली में किसी कारणवश मैं गया हूँ और वहां पैसे की जरूरत है तो मैं नहीं निकाल सकता था, तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता। अब आज टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हुई और आज क्या है? कंप्यूटर आ गया। अब क्या है? कंप्यूटर एक इंटरनेट सर्विस से जोड़ दिया गया। अब उसमें जो सर्वर है उस सर्वर पे हमारा हर एक चीज जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसका डेटा रहता है। अब हम चाहे दिल्ली में हो, चाहे हम कोलकाता में हो, चाहे चेन्नई में हो, अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उस प्रकार के किसी भी बैंक के एटीएम से हम पैसा निकाल सकते हैं और हम किसी उस बैंक की किसी भी शाखा में जाकर देश के किसी भी कोने में वहां से हम पैसे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है दैट इज अ टेक्नोलॉजी। ये क्यों संभव हो पाया है? टेक्नोलॉजी के कारण संभव हो पाया है, जिसमें फिजिक्स के लॉ जैसे बिना दिखे हुए फिजिक्स के लॉ यहाँ पर कार्य करते हैं और उससे फायदा किसको हो रहा है? सोसाइटी को। सोसाइटी की जो लाइफ स्टाइल थी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं और जो हमारे वर्क थे वो बहुत ही इजियर हो रहा है। जैसे कि एक समय था, आपने सुना होगा कि बैलगाड़ियों से चला जाता था, तब एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी समय लगता था। आज हम लोग फ्लाइट से जाते हैं, काफी कम समय में हम लोग काफी लंबी दूरी तय कर पाते हैं। एक समय था चिट्ठी पत्री भेजी जाती थी तो हमको कई बार बहुत समय लगता था। कई बार कुछ ऐसी घटनाओं की खबर तब मिल पाती थी जब वो घटना हुए काफी समय बीत जाता था। तो आज क्या है? आज हमने एक मोबाइल उठाया और दो चार इधर से टाइप किया और फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो हमारे चीजें हैं वो दूसरे के पास पहुंच गई। यानी कि ये सब किस कारण संभव है? टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। यानी टेक्नोलॉजी है ये हमारे, और इससे फायदा किसको हो रहा है? लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज सोसाइटी में रहने वाले जो भी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में जो भी हम लोग चीजें कर रहे हैं, जो लोग हैं उन लोगों के लाइफ स्टाइल में इजिएस्ट चीजें आई, चीजें जो हो रही थी वो चीजें इजियर हो गई और उनकी लाइफ स्टाइल और ही बेहतर होती गई। अब देखिएगा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। अब नेचर के कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, नेचर के हैं जो कि नेचुरली होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, तो सबसे पहले इसका जो सबसे पहला हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ा एग्जांपल आता है दैट इज ग्रेविटेशन। देखिएगा ग्रेविटेशन क्या होता है? जब भी हम देखते हैं कोई भी चीज को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि वो अपने आप स्वतः ही नीचे आ जाती है। तो ये हम लोगों ने कई पिछले क्लासेस में पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक ऐसी घटना है जिसके पीछे कोई कारण है। तो हमने जब इसको पिछली कक्षाओं में पढ़ा था तो हमने इसका एक कारण जाना था। वो कारण क्या था? वो कारण था ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो जो है अपने आप नीचे आती है। यानी कि किसी भी चीज को हम, जैसे जनरल एग्जांपल होता है कि कोई भी प्लेयर शॉट मारता है तो बॉल जो है एज करके बहुत ही ऊपर जाती है, लेकिन एक हाइट के बाद जाने के बाद बॉल नीचे को आती है। तो ये जो नीचे आने की फिनोमिना है ये क्यों संभव हो पाती है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखिएगा, और ये क्योंकि ये नेचुरली लगता है तो ये क्या हो गया? ये फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर का पहला पार्ट हो गया। यानी कि ये फंडामेंटल नेचुरली लगता है। यानी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स। अगर इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं। द ग्रेविटेशनल फोर्स is the force of nature, natural attraction between any two objects by virtue of their masses
इट इज द यूनिवर्सल फोर्स। इसका मतलब है कि जो है वो किसी भी दो बॉडीज का उनके मासेस के आधार पर अट्रैक्ट करना, एक दूसरे को आकर्षित करने की जो फिनोमिना है, जो कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फोर्स है, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखिएगा फंडामेंटल फोर्स इन नेचर का जो सेकेंड फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन द सिंपल केस व्हेन चार्जेस, अगर हम साधारण तौर पर देखते हैं जब चार्जेस जो होते हैं, व्हेन चार्जेस एट द रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय द कूलॉम्स लॉ। ये जो है जो फोर्स उनको दिया जाता है, जो फोर्स उनको प्राप्त होता है दैट इज, ये क्यों होता है? ये कूलॉम्स लॉ को फॉलो करता है। ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक, जो कि है जैसा कि हम लोगों ने देखा है जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस मिलता है, जब प्लस और माइनस साइन मिलते हैं, जैसे कि देखा होगा आपने इसको, अगर यहाँ पर कोई भी प्लस साइन है और ये माइनस है तो ये दोनों प्लस माइनस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर प्लस और प्लस है या माइनस और माइनस है तो ये दो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसी का एक एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिएगा इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे कि हमने मैग्नेट्स देखे, तो मैग्नेट्स में हम क्या देखते हैं कि देखिएगा जब सिमिलर चार्जेस आते हैं एक तरफ, जैसे कि सिमिलर क्या मतलब है कि साउथ पोल अगर साउथ पोल के साथ आता है या नॉर्थ पोल के साथ आता है, जब एक तरीके की चीजें आती हैं, नॉर्थ के साथ आता है या साउथ के साथ आता है, तो उसमें क्या होता है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जब एक साउथ एक नॉर्थ को होता है तो वहां पर क्या होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अट्रैक्शन ऑफ फॉर अनलाइक, यानी कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं, एंड रिपल्सिव फॉर द लाइक चार्जेस। और जो लाइक चार्जेस होते हैं मतलब एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो उनको रिपल करते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वीडियो कॉल के द्वारा उस डाउट को आपका हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इसके दो और पार्ट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करके रखते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो न्यूक्लियस में बाइंड करने वाला, अगर सिंपल भाषा में हम कहें, जनरल वेज में अगर हम समझे, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बांध के रखने वाला बाइंडिंग फोर्स है दैट इज कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं, आप लोग इसका जवाब बताएं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद सेकेंड आता है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिएगा जैसे कि वो वहां पर तो था जो बहुत ही अच्छे, वो स्ट्रॉन्ग लग रहा था, स्ट्रॉन्गली फोर्स था, तो वो क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था। अब जैसा कि इसमें नाम ही है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो बहुत ही वीक होगा। तो ये वीक फोर्स कहाँ पे लगता है? द वीक न्यूक्लियर फोर्स appears only in certain nuclear processes such as decay of the nucleus। ये जो है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही जो कम होते हैं, कुछ ही ऐसे जो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं जहां पर ये जो है कार्य करता है, जो कि बहुत ही वीक होता है।
यानी कि ये जो, अगर हम सिंपल बेस में इसको समझें तो ये जो फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये जब डिके ऑफ द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डिके होता है, उसी समय वहां पर ये कार्य करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल फोर्स, अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, रिवीजन में हम लोग इसलिए रिवाइज करते हैं ताकि आपके बार बार एक ही चीज को हम इसलिए बात करते हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। पहला हमने यहाँ पर पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें कोई जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो जो लाइट मास ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चार्ज और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर उसमें क्या इंक्लूड होता है, चार क्या है, इन मैग्नेटिक बॉडीज की बात करते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या कहा गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो हमने कहा कि भैया ऐसे फोर्स जो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बांध के रखते हैं, वाइंड करके रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाते हैं। फिर आया हम लोगों ने पढ़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज कॉल्ड, जो कि ऐसे न्यूक्लियर फोर्स जो कि डीके के समय सिर्फ न्यूक्लियस में कार्य करते हैं, वो फोर्स क्या कहलाते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है जैसा कि नाम ही है, वीक होते हैं ये। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। इसमें हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, हम लोग इसको दो चीजों के हिसाब से कैटेगराइज करके देखते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो जो हमारे फोर्सेज हैं उनके नेम, and the second thing is relative strength। देखिएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला जो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा था दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिएगा, इसके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है दैट इज 10 की पावर -39 इनफाइनाइट होती है। अब देखिएगा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जब बात करते हैं तो जो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है ये जो है वेरी शॉर्ट होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है इसकी 10 की पावर -13 टू 10 की पावर -16, और ये जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटी होती है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था दैट इज जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होते हैं, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, सॉरी यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ होती है दैट इज, इसकी जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है दैट इज 10 की पावर -2 होती है, ये भी इनफाइनाइट होता है। अब देखिएगा, इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद
फोर्थ हमने पढ़ा था, फोर्थ और अंतिम पढ़ा था यहाँ पर, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिएगा जो वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज 10 की पावर -13 टू 10 की पावर -16, और ये जो होती है बहुत ही वेरी शॉर्ट होती है, ये वेरी शॉर्ट होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज 1 होती है और दैट इज शॉर्ट होती है। अब देखिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है दैट इज कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स। अब इसको हम लोग, अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो अब ये जो आने वाला टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपका पीछा दोनों ही चैप्टर, दोनों ही सब्जेक्ट में नहीं छोड़ेगा। यानी कि कंजर्वेशन लॉ आपको दो सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, एक तो आपको फिजिक्स में भी इसके पढ़ना है और साथ साथ ही इसको कंजर्वेशन के लॉ आपको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे। देखिएगा, लेकिन उनका रूप अलग अलग होता है, वो अलग अलग थिंग्स के लिए होते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं सभी के लिए। अब देखिएगा कंजर्वेशन लॉस इन फिजिक्स। देखिएगा फिजिक्स में कंजर्वेशन लॉस होते हैं। देखिएगा कंजर्वेशन लॉस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन होता क्या है। कंजर्वेशन में होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इट मीन्स क्या है कि जैसे यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब है कि जितना है, जैसे कि अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कहा जा रहा है कंजर्व द ट्रीज, यानी कि ट्री को बचाएं, यानी कंजर्व में सुरक्षित रखें। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये लॉज है, उसको क्या है कंजर्वेशन ऑफ लॉज में मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो लॉज हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन्स अनचेंज इन अ प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटीज। जो फिजिकल थिंग्स हैं जो कि अनचेंज रहे वो क्या कहलाएंगी, कंजर्व कहलाएंगी। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे इम्पैक्ट के, और तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इन फिजिकल क्वांटिटीज जो उसके इम्पैक्ट, जैसे कि हम लोगों ने छोटे क्लासेस में सवाल पढ़े होंगे, जैसे हाई स्कूल में कंजर्वेशन पर सवाल आते थे, कि 9th में इस पर फिजिक्स में सवाल थे। कहा गया कि भाई एक जो था, एक बॉल था, वो जो है एक दूसरे किसी से टकरा गया और टकराने के बाद वो या उस पर किसी प्रोसेस के कारण वो छोटे छोटे भागों में टूट गया। तो वहां पर हमें निकालना होता था कि भाई टोटल मास उसका जो भाग टूटे हैं उनके कुछ मासेस दिए होते थे और टोटल निकालना होता था। इट मीन्स क्या होता था कि टोटल मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द पार्ट्स। जो पार्ट्स होते थे, यानी कि जो है वहां पर कंजर्व रहे, जो चीज जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो अनचेंज रहे, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, किसी प्रकार का चेंजेस ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, कंजर्वेशन कहलाएंगे। कंजर्वेशन लॉ हो गए। अब देखिएगा इसको और थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, जैसे कि सम जनरल एग्जांपल्स जो है कंजर्वेशन लॉस के इन नेचर, इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास। जैसे कि एनर्जी का कंजर्वेशन है, मास का कंजर्वेशन का हम लोगों ने पढ़ा, मास नाइदर बी क्रिएटेड। जैसे कि हम लोग इसको मास का एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है,
एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, यानी कि जो एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी, उसके सिर्फ फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, यानी कि इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको खत्म या बनाया नहीं जा सकता। जैसे कि देखिए फॉर्म का चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जनरेटर होता है, तो जनरेटर में हम लोग डीजल डालते हैं, दैट इज केमिकल। हम लोग ने फ्यूल दिया, फ्यूल एनर्जी वहां पर दी, फ्यूल दिया, जिसके कारण क्या होता है, एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है जो कि जनरेटर की जो शाफ्ट होती है उसको रोटेट कराती है। वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि हमें आउटपुट के तौर पर मिलती है जनरेटर से। तो इस प्रकार से एनर्जी के फॉर्म चेंज हो रहा है लेकिन एनर्जी खत्म नहीं हो रही। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं ये प्रोसेस होती है। दूसरा कि जैसे कि अब हम लोगों ने एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ा, मास का कंजर्वेशन, जैसे कि हम लोगों ने मास का भी कंजर्वेशन पढ़ा था। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देखिएगा उसी के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एक कोई बड़ी चीज है वो टूट गई छोटे छोटे में, तो छोटे छोटे जितने भागों में टूटी है उसका जो टोटल मास होगा, जो बड़ी चीज पहले हमारे इम्पैक्ट के पहले जो चीज थी उसके मास के बराबर होगा। तो टोटल मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस प्रकार से ये कंजर्वेशन होता है। और ये कहाँ जैसे लीनियर मोमेंटम में भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। कंजर्वेशन लॉज आर ट्रू फॉर द वन फोर्स बट नॉट फॉर द अदर। ये भी है कि कंजर्वेशन जो है लॉ जो है, कंजर्वेशन का जो लॉ है वो एक फोर्स के लिए, एक प्रकार के फोर्स के लिए अलग हो सकता है, लेकिन वही दूसरे प्रकार के लिए अलग हो सकता है, उसका फॉर्म भी चेंज हो सकता है। यानी कि इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सम कंजर्वेशन लॉज आर ट्रू। जो कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं वो ट्रू हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं, वो किसके लिए, फॉर वन फोर्स, एक प्रकार के फोर्स के लिए, बट नॉट फॉर द अदर्स, लेकिन दूसरे प्रकार के फोर्स के लिए वो नहीं भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कंजर्वेशन ऑफ लॉज हो गए, हम लोगों ने इसको ब्रीफली समझा। सिंपल भाषा में हम लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन इसकी अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी लें। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन्स अनचेंज, जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि अनचेंज है, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इन अ प्रोसेस और कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज, जो जिन एक प्रोसेस के दौरान वो क्या कहलाती हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। सम ऑफ द जनरल कंजर्वेशन लॉज इन, कुछ जनरल जो कंजर्वेशन लॉज है नेचर में हमारे, इंक्लूड्स दैट द लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, एक्सेट्रा। इस प्रकार से बहुत सारे ये कंजर्वेशन लॉ हो सकते हैं। सम कंजर्वेशन लॉ आर ट्रू फॉर द वन फोर्स, कुछ कंजर्वेशन लॉ एक फोर्स के लिए सही हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है कंजर्वेशन लॉ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से जो हमारा ये जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, इसमें इतना जो टॉपिक है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए।